नमस्कार। 2 दिन के गैप के बाद आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना भी सीरियल किलर्स की सीरीज में है और हमारे बहुत से किस्सागोई परिवार के लोगों ने जिस सीरियल किलर के बारे में कहा था कि उसके क्राइम के बारे में बताया जाए, आज उसी के क्राइम के बारे में बताऊंगा। शहर है आज का चेन्नई और तब का मद्रास, और सीरियल किलर है ऑटो शंकर, जिसका पूरा नाम आप जानते होंगे गौरी शंकर है। बात शुरू हुई थी सन 87 में, 1987 में। 1987 में मद्रास के, मैं मद्रास इसलिए कहूँगा कि उस समय जिस समय की ये घटना है ये मद्रास ही कहा जाता था और मद्रास के रेफरेंस में ही इसकी सारी जानकारी मुझे मिली है, जो वर्तमान में चेन्नई है। मद्रास में पाल कैबरे है। पाल कैबरे जो माउंट रोड पे है, उसमें एक बड़ी फेमस, बड़ी मशहूर उस ज़माने की कैबरे डांसर हुआ करती थी। उसका नाम था ललिता। अचानक 87 में अगस्त सितंबर के आसपास ललिता गायब हो गई। मद्रास में उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और ये कहा जाने लगा कि ऑटो शंकर यानी गौरी शंकर के डेन पर, गौरी शंकर के चलाए हुए सेक्स रैकेट या सेक्स के कोठे पर ललिता सबसे महंगी और सबसे मशहूर डांसर थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद गौरी शंकर यानी ऑटो शंकर वो उसको अपनी पाले में या अपनी तरफ नहीं कर पाया। एक बार उसने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। ये उसकी तीसरी पत्नी थी। वहां सबकी जानकारी में था कि ये इसका एक दोस्त है, इसका बॉयफ्रेंड है, या जिससे इसका इश्क है, सुदलाई मुथु। और एक दिन जब वो गायब हो गई, हल्ला मचा कि साहब वो सुदलाई मुथु के साथ भाग गई। अब वो ऑटो शंकर के उस कोठे पर या उस कैबरे क्लब में नहीं देखी जा रही है। तमाम लोगों ने कोशिश की कि सुदलाई मुथु का ही पता लग जाए, लेकिन ये इन दोनों का कतई पता नहीं लगा। धीरे धीरे करके 88 के अंत तक छोटे से गांव पेरियार जहां वो रहता था, वहां से कुल 9 लड़कियां गायब हो गईं। ये सब समझने के लिए आपको उस जगह के बारे में जानना होगा जहां की ये सब घटनाएं हैं। उस वक्त मद्रास आज की तुलना में आधा ही बसा हुआ था और शहर बहुत छोटा था। हम जिस जगह को तिरुवनमयूर कहते हैं, वो उस जमाने का एक सूना मछली पकड़ने का अड्डा था। वहाँ अगर कोई दिखता था तो बस मछुआरे। वहाँ गाड़ियों का शोर और जो आज के तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, कुछ नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वीराना था। तिरुवनमयूर से लेकर महाबलीपुरम तक पूरा तट, पूरा सी कोस्ट जो है, वो मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। आप अगर उस जमाने के तिरुवनमयूर को देखेंगे तो वो बिल्कुल किसी आइडियल पेंटिंग की तरह कि समुद्र के किनारे तमाम ताड़ के वृक्ष, छोटी छोटी मछुआरों की बस्तियां और ऐसा सुंदर सा लैंडस्केप जिसको आप पेंटिंग में देखा करते हैं। आज की ज़माने में, आज के वक्त में ये बहुत विकसित हो गया है और बहुत
बहुत भारी हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। जब कैबरे डांसर ललिता गायब हुई और उसके साथ उसका दूसरा उसका मित्र, उसका दोस्त वो गायब हुआ, जिसका नाम मैंने आपको भी बताया, सुदलाई मुथु। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इसी बीच में दिसंबर 1988 को इसी जगह पर, जहां का मैंने आपको जिक्र किया तिरुवनमयूर का, वहां पर एक शराब की दुकान के पास एक 19-20 साल की लड़की सुब्बा लक्ष्मी को 3-4 लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की। वो लड़की किसी तरह से इन किडनैपर्स के चंगुल से भाग गई। वो सीधे पुलिस स्टेशन गई। पुलिस को उसने सारी बातें बताई। पुलिस ने फिर वही टाल मटोल वाला रवैया जो होता है वो अपना शुरू कर दिया। बहरहाल जब बहुत दबाव पड़ा तो पुलिस की एक टीम उस शराब की दुकान के पास पहुंची। लड़की भी साथ में थी। उस शराब की दुकान के आसपास के लोगों से पूछा गया कि एक ऐसी वारदात के बारे में ये लड़की बता रही है जो इस दुकान के पास में हुई है, और ये ज़रूरी है कि आप लोग उसके बारे में बताएं। वहीं पर पहली बार गौरी शंकर यानी ऑटो शंकर का नाम पता लगा कि ये उसी ने इसको किडनैप करने की कोशिश की थी, और उसी के लोग बहुत, यहाँ पर उन लोगों ने बहुत ढेर सारी किडनैपिंग्स की हैं। बात बहुत आगे बढ़ गई। इसी बीच में और ये जो लड़कियां गायब होती रहीं, लोग गायब होते रहे, बिल्कुल जिसे ये कहते हैं कि पूरे शहर में सन्नाटा होने लगा, और शाम के वक्त लड़कियां और औरतें घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया। वर्ष 1987 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन जी का निधन हो गया दिसंबर 87 में। वहां तमाम पॉलिटिकल उहापोह की स्थिति आ गई, और इस स्थिति में वहां पर गवर्नर्स रूल लगा दिया गया। ऐसे सारे लोग जिनकी लड़कियां गायब हुई थी वो सब इकट्ठा हुए और तत्कालीन गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास गए और उनको बताया कि पिछले 1 साल में इतनी लड़कियां गायब हो गईं जिनका कोई पता नहीं, और अगर पुलिस के पास जाया जाए तो पुलिस सिर्फ यही बताती है कि साहब वो घर से तंग हो गई थी, शादियां हो नहीं रही थीं और वो वेश्यावृत्ति में पड़ गई, इसीलिए वो घर वालों से संपर्क नहीं कर रही हैं। लेकिन पुलिस की इस बात का उस परिवार के या उस परिवार में जितने लोग थे उनको कोई उन्हें कभी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़कियां इस तरह की नहीं थीं। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन सारे लोगों ने अपनी पूरी व्यथा गवर्नर श्री पीसी अलेक्जेंडर को बताई। पुलिस अलेक्जेंडर श्री पीसी अलेक्जेंडर महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु के, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी जफर अली को उन्हीं पीड़ित महिलाओं के सामने बुलवाया और उनसे कहा, आप इन्हें ले जाइए, एक एक की बात सुनिए, ये देखिए कि आखिर पुलिस इनकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है, और ये भी देखिए कि पुलिस की जो थ्योरी है वो क्या सही है। आप अपनी टीम लगाकर इसकी जानकारी करिए। जफर अली ने एक टीम बनाई। टीम में तिरुवनमलाई का एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल भी था जो उस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था।
पहली बार ये टीम उसी शराब की दुकान के पास गई जहां से सुब्बा लक्ष्मी को किडनैप करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ वही इनपुट था या सिर्फ वही बात थी जो किसी के बारे में या किसी गैंग के बारे में लोगों ने आकर बताई, उस लड़की ने आकर बताई थी। बहरहाल इस टीम ने वहीं पर जाकर उसे पता लगा कि गौरी शंकर, जिसे ऑटो शंकर भी, उस समय उसका नाम मशहूर हो चुका था ऑटो शंकर के नाम से, उसको आइडेंटिफाई किया गया कि आखिरकार ये आदमी कौन है। उसने भागना शुरू किया और 88 में पुलिस ने ऑटो शंकर यानी गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया। इस टीम ने, उस सिपाही ने जो उस इलाके के बारे में, और वो भली भांति ऑटो शंकर या गौरी शंकर को पहचानता था, इसलिए पुलिस की टीम को कामयाबी मिली और वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में सबसे पहले उससे ललिता के गायब होने की बात पूछी गई। उसने बताया कि ललिता को मैंने कई टुकड़ों में काट के, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, मैंने उससे शादी की, लेकिन वो उसमें मेरा साथ छोड़कर वो भाग गई अपने प्रेमी के साथ। मैं ढूंढ के उन दोनों को ले आया और फिर ललिता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ललिता के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने जहां वो रहता है, पेरियार नगर में जहां वो रहता था, उसके पास के अपने एक प्लॉट में गाड़ दिया। उसके साथ साथ उसने सुदलाई मुथु को अपने घर की छत पर जिंदा जला दिया। जलाने के बाद एक कंबल में उसकी जो एशेज हैं, जो उसकी राख है, उसको लेकर बंगाल की खाड़ी में उसे फेंक आया। इस बात की मरमरी वहां के लोगों के बीच में होती थी कि चूंकि ये पुलिस से इसका बहुत अच्छा तालमेल है और पॉलिटिकल लोग इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह एलबी रोड के एक लॉज में जहां वो रैकेट चलाया करता था, सेक्स रैकेट चलाता था, फ्लेस्ट्रेड में था, वहां 3 लड़कों ने मिलकर एक सेक्स वर्कर को बाहर ले जाकर या उसे अगवा करके लॉज के बाहर ले जाने की कोशिश की। ऑटो शंकर के लोगों ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, वो जहां पर ले जा रहे थे। उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें ऑटो शंकर के पास लाया गया और उन तीनों लोगों को ऑटो शंकर ने घर के भीतर कई टुकड़े करके अपने दीवार में एक गड्ढा करके सारे टुकड़े उसी में भर दिए और ऊपर से उसको जिसे कहते हैं, ऊपर से उसका प्लास्टर करके उसके ऊपर तमाम राजनीतिक लोगों के साथ खींची हुई अपनी फोटो लगा दी। पुलिस ने गड्ढे से ललिता का शव, जो घटना के करीब 1.5 साल बाद बरामद हुआ, और उस दीवार को तोड़ने के बाद 3 लोगों के कंकाल उसे पुलिस को मिल गए। सिहरन सी हो गई पूरे चेन्नई में कि ये इस तरह से इसने लोगों के साथ मिलकर और इतना बड़ा कांड कर दिया कि वो लड़की और वो 3 लोगों के शव इस बुरी तरह से जलाए गए थे
वो रिकवर हो गए। एशेस जो उसने उसके प्रेमी को मारा था, उसके एशेस का पता लगना भी नहीं था सुदालाई मुथुकी। पुलिस बाकी और तमाम हत्याओं के बारे में पूछताछ करने लगी। साल भर के भीतर ही उसने कुल 9 हत्याओं की बात बताई। इसके अलावा जब उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो लोगों की समझ में आया, पुलिस की समझ में आया कि ये कितने, हालांकि पुलिस सब जानती थी कि वो कितने गहरे अब तक बैठ चुका है। गौरी शंकर यानी आटो शंकर का वेल्लोर में 1955 में जन्म हुआ था और उस समय मद्रास सपनों का शहर हुआ करता था। साउथ के यूथ और मिडिल क्लास उस तरफ आकर्षित होते थे। मद्रास कॉलीवुड का सेंटर था। गौरीशंकर भी वहां से भागकर वेल्लोर से भागकर मद्रास यानी चेन्नई आ गया और वहां पर उसने पेरियार नगर में एक पेंटिंग की शॉप खोल ली। बहुत अच्छा पेंटर था और वो उसने पेंटिंग शुरू कर दी। पेंटिंग के बाद उसे ऐसा लगा, अच्छा उस इलाके में मैंने पहले ही बताया कि ताड़ का बहुत बड़ा वो है और ताड़ी और इल्लीगल शराब का बहुत बड़ा उस जमाने में सेंटर था, क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं हुआ था। आटो शंकर को पैसा कमाने की, जैसे वो कहते हैं, जिद पड़ गई। पहले शुरू में वो पेंटिंग अपनी जितनी हुआ करती थी, उस पेंटिंग को लेके उसी एक ऑटो रिक्शा उसने खरीदा। ऑटो रिक्शा की कोई बहुत ज़्यादा टोक टाक हुआ नहीं करती थी। वो पेंटिंग लेके शहर में बेचने जाता था और लौटते समय वो तमाम सवारियां उसमें लेकर आता जाता था। इसी बीच में चेन्नई में उसे ये जानकारी हुई कि यहाँ शराब, इल्लीगल शराब का धंधा बहुत ज़ोरों पर है। शुरुआत में उसने अपनी टेम्पो में कैविटी बनाकर थोड़ी थोड़ी ताड़ी लाकर शहर में बेचना शुरू किया और उसके तुरंत बाद उसने वहाँ इल्लीगल बनने वाली शराब उसको उसी ऑटो के जरिए बेचना शुरू किया शहर में लाकर। बहुत जल्दी वो काफ़ी पैसा उसने कमा लिया और उसे लगा कि अब बजाय खुद करने के अपने लड़कों से करवाना इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उसने अपने भाई को इसकी कमान दे दी, जिसका नाम मोहन था। वो गैंग में नंबर 2 था। इसके अलावा 5 और लोग थे। एक एल्डिन था, एक शिवाजी था। पेरियार नगर इसका मुख्य अड्डा हो गया। आसपास जितने भी इल्लीगल शराब बनाने वाले थे, सबको हर हाल में गौरी शंकर से संपर्क करना होता था। अब एक के बजाय कम से कम 20-25 ऑटो में ये शराब शहर की ओर ले जाकर इसने बेचनी शुरू कर दी। इस बीच में वहां पर उसने ये पता कर लिया कि लड़कियां कहाँ पर सेक्स वर्कर के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। आसपास की लड़कियों को अगवा करना शुरू किया इन 5-6 लोगों के गैंग में और मद्रास में ही यानी चेन्नई में ही एलबी रोड में एक लॉज खोला। इस लॉज में वो इस तरह की कुछ को बहला फुसलाकर और कुछ को जबरदस्ती लाकर इन लड़कियों को रखने लगा। चूंकि शराब की इलीगल सप्लाई आप जानते हैं बिना पुलिस के संभव नहीं है। शराब का इलीगल बिकवाना बिना पुलिस के संभव नहीं है। पुलिस की कृपा इसके ऊपर बढ़ती रही और ऐसी कृपा बढ़ी कि बड़े बड़े सीनियर अफसर भी
इसके भागीदार होने लगे। अब पुलिस अफसर्स को उनको और अपनी तरफ करने के लिए अपने उस एलबी रोड वाले लॉज से ये जो सेक्स वर्कर्स थी वो उनके घरों तक पहुंचाने लगा। पुलिस के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स हो गया कि जब किसी को कहीं डिमांड हो तो वो शंकर से ही कहता था। लोकल पुलिस में बात होती थी, शंकर बुलाया जाता था और उसको उस तरह की लड़कियां भेजी जाती थी जो डिमांड की गई हैं। पुलिस के बाद नंबर आया सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स का। सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को भी उसने इसी अपने जाल में फंसाया और उनको भी, इन लड़कियों को उनके घर भी भेजने लगा। मतलब पुलिस का और नेताओं का ये कॉकस ऐसा तगड़ा चला कि उसने धीरे धीरे पूरे पेरियार नगर और पूरे एलबी रोड के आसपास के इलाके में इसकी जैसे कहते हैं तूती बोलने लगी। जो जो रास्ते में आया उनको इसी तरह कहीं जला के, कहीं बुरी तरह से काट के, और रवि नाम के भी एक अपने जो उसके रास्ते में आया था उसको भी काट कर इसने इसी तरह अपने एक उसमें अपने एक प्लॉट में गाड़ दिया था। ये सारे कंकाल जो जलाकर बंगाल की खाड़ी में भेजे गए थे उनको छोड़कर बाकी सारे नरकंकाल बरामद कर लिए गए। धीरे धीरे पुलिस ने उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उसका छोटा भाई मोहन का साला एल्डिन और शिवाजी, जयवेलू, राजा रमन, रवि, पलानी और परमाशिवम, ये उसका पूरा गैंग था जिसकी वजह से वो तिरुवनमयूर और एलबी रोड पर वो वहाँ का बेताज बादशाह बन गया। पुलिस कुछ बोलने से रही। आप समझ सकते हैं पुलिस क्यों नहीं बोल पा रही होगी, वो उसी में शामिल थी। बहरहाल उसे लाकर और चेन्नई सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया गया। अगस्त 1990 में वो वहाँ से भी भाग गया। मैंने आपको सीरियल किलर्स की जितनी बातें बताई हैं उनमें से 3 या 4 ऐसे हैं जो कई बार जेलों से भागे हैं। कोर्ट में जो केसेस सामने आए उनके हिसाब से 2 साल के बीच में 6 हत्याएं और कई बलात्कार के मामले थे। मुकदमा चला और दोषियों में उसके भाई ऑटो मोहन, उसको 3 कत्ल के लिए 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एल्डिन और शिवाजी को 31 मई 1951 को मौत की सजा सुनाई गई। 5 दूसरे आरोपी जयवेलू, राजा रामन, रवि, पलानी और परमाशिवम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 27 अप्रैल उसने अपनी, इस बीच में जब वो जेल में रहा तो उसने तमाम भाषण देने शुरू किए। महिलाओं के उत्थान पर तमाम बातों पर उसने व्याख्यान देने शुरू किए। पुलिस को, पब्लिक को जब वो पेशी पर आता था वहाँ लोगों को अपने किस्से सुनाया करता था। उसका कहना था कि मैं साइकिल से चला करता था उस समय और जीविकोपार्जन के लिए सारी तरह के मजदूरी के काम मैंने किए हैं, लेकिन समाज ने, और अपने डिफेंस में बार बार वो कोर्ट्स में कहता रहा कि फिल्मों पर अंकुश लगाया जाए। मैंने जो कुछ किया है वो फिल्मों से प्रेरित होकर किया है। उसने क्लासिज्म, आरक्षण, करप्शन यानी भ्रष्टाचार और
इन सब से जो चेन्नई में ये सब उस पर भी बहुत खुलकर चेन्नई की इस तरह की तमाम घटनाओं का उदाहरण सहित उसने खुलकर बात की थी। उसने नखीरन मैगजीन में एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया जिसकी बड़ी चर्चा है और आप इसका टेक्स्ट नेट पर आपको मिल जाएगा। उसने उसमें कहा कि मैं ये जो सड़ा गला सिस्टम है इस्टेब्लिशमेंट का, मैं इसके विरुद्ध एक लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम को, इस सड़े गले सिस्टम को मैं ऐसा सबक सिखाऊं कि ये सामान्य लोगों को परेशान करने में अपना इनका जो तरीका है ये सब बंद हो जाए। अपने अंतिम समय में गौरी शंकर उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली और अपने तमाम ट्रायल्स के समय कोर्ट के अपीयरेंस में उसने बहुत ढेर सारे बाइबल के कोट को सुनाए और ऐसा पोर्ट्रे करता रहा अपने आप को, या ऐसा लोगों को बताता रहा कि जैसे वो बहुत भला आदमी है, बहुत उसे जानकारी है, और वास्तव में उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ सिस्टम को सुधारने के लिए किया था। इस तरह की बातें वो करता रहा, लेकिन फाइनली उसे फांसी पर लटकाया। एक ज़माना 88-89 में आया था जब पूरे चेन्नई में औरतें और लड़कियां सूर्यास्त के बाद निकलती नहीं थी। चेन्नई के इतिहास में इतना खूंखार सीरियल किलर नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है। 1990 में तमिल भाषा में एक फिल्म बनी जो पुलन विसारनाई ने डायरेक्ट की थी। वो ऑटो शंकर के क्राइम पर आधारित थी। मिथुन चक्रवर्ती ने और शक्ति कपूर ने इस फिल्म में 1995 में काम किया था और बॉलीवुड में इसको फिर से बनाया गया और उसमें जो उसका जो टाइटल था, उस फिल्म का नाम था रावण राज एक सत्य कथा। एक डॉक्यूमेंट्री भी मक्काल टीवी पर इसके लाइफ और इसने जो तमाम बातें अलग अलग अखबारों में और मैगजीन में कही थी उसको लेके बनाई गई थी। वो भी क्राइम पेट्रोल ने भी सोनी टीवी पर ऑटो शंकर पर एक कार्यक्रम किया था। अप्पानी सारथ, इसने 2019 की ZEE5 की वेब सीरीज ऑटो शंकर में अप्पानी सारथ ने ऑटो शंकर का रोल किया था। मैं फिर एक बार कहूँगा सीरियल किलर्स के बारे में, देखिए ये दौर ही कुछ अलग था। 2015 के बाद इस तरह के सीरियल किलर्स बहुत कम मिलेंगे आपको पिछले 7-8 सालों में। कारण हमारे पास अब इतने मॉडर्न गैजेट्स हो गए हैं कि कोई एक क्राइम करने के बाद दूसरा तो कर सकता है, लेकिन तीसरे चौथे में उसे जरूर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पुलिस कहीं न कहीं से उसको आइडेंटिफाई भी कर लेगी, उसको चेज भी कर लेगी। मतलब आप समझिए कि किसी तीन अपने जिसको कहते हैं विरोधियों को काट के दीवार में दफना देना। जिस कैबरे डांसर को ये बहुत पसंद करता था, जिससे जबरदस्ती शादी कर ली थी, उसके इतने टुकड़े कर दिए, और जिसके साथ वो भागी थी उसको छत पर जिंदा जला दिया। हैवानियत की सारी सीमाएं ऑटो शंकर ने तोड़ दी थी। बहरहाल अब इसको अगर समअप किया जाए कि ये कैसा आदमी था, बहुत ढेर सारे आपको आर्टिकल ऑटो शंकर पर मिलेंगे। मैं चाहूँगा आप पढ़ें ताकि इसकी मेंटेलिटी को रीड करने की कोशिश करें। शराब और शबाब में डूबा ये आदमी
और एक सिस्टम जो जिस सिस्टम को उसने जिस सिस्टम ने उसको ऑटो शंकर बनाया था, यानी पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं करती थी, पॉलिटिशियन कोई कार्रवाई करने की हैसियत में नहीं थी। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता था। उनकी ज़रूरतें ये पूरी किया करता था और उसकी आड़ में इसने ऐसी बीभत्स हत्याएँ की हैं कि शायद इस तरह की हत्याएँ आज के चेन्नई के इतिहास में शायद ही हों। इसीलिए सीरियल किलर्स की श्रेणी में ऑटो शंकर का नाम बहुत ऊपर या बहुत ऊंचाई पर लिया जाता है। ये इस तरह का क्रिमिनल था। आप उसकी फ़ोटो ज़रूर देखें। कुछ फ़ोटोग्राफ्स में उसकी अटैच करूँगा अभी कम्युनिटी सेक्शन में आज के, ताकि आप उसको देख सकें कि कितना शक्ल से वो कितना भोला भाला दिखने वाला आदमी, कितना हैवान था। और पुलिस, अपराधी और नेता के गठजोड़ का इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही आपको कहीं मिले। और बिना इस गठजोड़ के एक अपराधी का इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना ये असंभव है, लगभग असंभव है। मैं एक बार फिर से अपने परिवार के सदस्यों को, किस्सा गोई परिवार के, यही कहूँगा कि आप इनके बारे में जाने ज़रूर। जो लोग, कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत से ऐसे मेल आते हैं जिनमें इन चीज़ों को लोग एनालाइज करते हैं, इन क्रिमिनल्स की पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं और अपने जो उनका अपना नज़रिया है इनके बारे में वो बताते हैं। आप भी कोशिश करिए इन सब को देख के जानने की आखिर क्या ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है, किस मोड़ पर ऐसा हो जाता है कि आदमी इतना वहशी हो जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।